teacher. I welcome you on your own YouTube channel AK Physics. तो सबसे पहले भाई जो कैंडिडेट नए हैं, जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, या जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो यहाँ से बनाई जाती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। ओके, तो आज करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर इन एसी। राइट, एसी सर्किट के अंदर पावर किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखो, अगर डीसी सर्किट होता, सिंपली अगर मैं कहता हूं सिंपली हमारे पास कोई डीसी सर्किट है, तो डीसी सर्किट में हम कहते हैं कि पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वी एंड आई। करंट और पोटेंशियल का डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दो, आपके पास पावर आ जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट सेम है, स्टेटमेंट वही आ जाएगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज पावर। लेकिन जो फॉर्मूला है वो यहां चेंज हो जाएगा। इसमें तो हमने कह दिया डायरेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज नोन एज पावर। लेकिन जो हमारे पास एसी सर्किट है, इसके अंदर करंट और वोल्टेज दोनों ही टाइम के साथ वेरी करते हैं, सिनुसोइडली टाइम के साथ वेरी करते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पावर ना लेके इंस्टेंटेनियस पावर है वो कंसीडर करते हैं भाई। इंस्टेंटेनियस पावर यानी कि पावर एट ए फिक्स टाइम। ठीक है, एंड द इंस्टेंटेनियस पावर इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। इन दोनों का जो प्रोडक्ट हम कर देते हैं तो वो प्रोडक्ट क्या कहलाता है, आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर कहलाएगा इन एसी सर्किट। ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमने कंसीडर कर लिया कि वी हैव ए सर्किट जिसके अंदर करंट और वोल्टेज हमारे पास है। ठीक है, बोथ हैव द डिफरेंट फेज, दोनों अलग अलग फेज के अंदर है। और हम निकालते हैं कि कितना होगा भाई। हमने मान लिया कि लेट अस कंसीडर द करंट एंड ईएमएफ ऑफ द एसी सर्किट इज, ईएमएफ तो है भाई आपके पास E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट आपके पास है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी ईएमएफ और करंट की वैल्यू। राइट, बोथ हैव द फेज डिफरेंस ऑफ फाइव इन विच ईएमएफ लीड कर रहा है, करंट लैग्स बिहाइंड हो रहा है। ठीक है, विद द फेज डिफरेंस ऑफ 5. Now the instantaneous power is equal to E into I. इसके बराबर हमें मिल जाएगा। E की वैल्यू रखो और I की वैल्यू रखो। अगर हम E की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ आ जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू रखते हैं तो I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ 5। ठीक है, ये आ जाएगा भाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया भाई। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, 2 साइन A साइन B। ठीक है, मैथ्स में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 2 साइन A साइन B। इसका फॉर्मूला बनता है cos A माइनस B माइनस ऑफ cos A प्लस B। ठीक है, अप्लाई द फॉर्मूला। जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास पावर P इज इक्वल टू E नॉट I नॉट डिवाइड बाय 2। ठीक है, और ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, दैट इज cos A माइनस B। पहले ये आ जाएगा A माइनस B, ये आ जाएगा भी आपके पास cos A माइनस B ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा टी और माइनस 5। ठीक है, और माइनस ऑफ cos A प्लस B। A प्लस B करोगे तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस ऑफ 5। राइट, सोल्व कर दो इसे सोल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा भाई, दैट इज पावर P इज इक्वल टू E नॉट I नॉट डिवाइड बाय 2 इनटू cos 5 एंड माइनस ऑफ cos 2 ओमेगा t माइनस 5। ये रिलेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। ये किसकी वैल्यू आ गई, इंस्टेंटेनियस पावर की आ जाएगी। ठीक है, ये तो एक फिक्स टाइम के लिए। अगर पूरे टाइम इंटरवल के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ जाए फॉर द पावर, तो हम एवरेज लेके चलते हैं भाई दोनों तरफ। अगर हम यहाँ पे एवरेज पावर फाइंड आउट करते हैं तो एवरेज पावर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ दिस होल टर्म। इस पूरी टर्म का क्या करना पड़ेगा, एवरेज। ठीक है, एवरेज ऑफ E नॉट I नॉट डिवाइड बाय 2 इनटू cos 5 माइनस ऑफ cos 2 ओमेगा t माइनस ऑफ 5, और ये हमारे पास बन जाएगा भाई एवरेज। ठीक है, इस पूरी टर्म का क्या करना पड़ेगा, हमें एवरेज करना पड़ेगा। अब देखो E नॉट I नॉट डिवाइड बाय 2 कांस्टेंट, इनका कोई एवरेज नहीं होता, बाहर है। एवरेज सिर्फ इन दोनों टर्म्स का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एवरेज की अगर मैं बात करता हूं तो ये सेकंड वाली जो टर्म है ये टर्म टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, और अगर मैं एसी की बात करता हूं तो एसी के अंदर कंप्लीट टाइम जोन है।
ठीक है, ये जो कोस थीटा है ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। और कोस की जो एवरेज वैल्यू है जब वो चेंज होता है, जब वो चेंज होता रहता है, तो कोस की एवरेज जो वैल्यू है वो वैल्यू आती है 0, क्योंकि देखो कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आनी है +1, मिनिमम कितनी आनी है -1, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, एवरेज आ जाएगी, कितनी होगी एवरेज 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो कोस यहां पर एवरेज क्या आ रहा है 0, इस कोस का एवरेज नहीं लेंगे, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो बदल ही नहीं रहा, ये तो फिक्स है। ठीक है, एवरेज हमेशा किस चीज का लेते हैं, जब वो चेंज होता रहता है, तो ये तो आपके पास चेंज हो रहा है, ये चेंज हो ही नहीं रहा है, इसलिए इसका एवरेज हम नहीं ले सकते। इसका एवरेज कितना आना है 0, तो आपके पास आ जाएगा एवरेज पावर इज इक्वल टू E0 I0 डिवाइड बाय 2 इनटू cos phi, इसके बराबर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं E0 बाय √2 into I0 divided by √2 into cos phi। ठीक है, E0 by √2, this is the virtual value or the RMS value of the EMF, I0 by 2, this is the RMS value of the current। तो आपके पास पावर आ जाएगी, that power of the AC circuit is ERMS into IRMS into cos phi, ये वैल्यू आ जाएगी भाई आपके पास पावर की। हेंस द पावर ऑफ द सर्किट इज, एसी सर्किट की जो टोटल पावर बनेगी, जो एवरेज पावर यहां पे बन रही है, दैट एवरेज पावर इज इक्वल टू ERMS into IRMS into cos phi, ये बन जाती है भाई हमारे पास पावर। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हमारे पास आते हैं। स्पेशल केस में मैं इसको थोड़ा रब करके दोबारा से कर रहा हूं स्पेशल केसेस के लिए। स्पेशल केस हम मान लेते हैं, कंसीडर फर्स्ट स्पेशल केस, इफ द फेज phi इज 0, ठीक है, कितनी पावर आएगी, पावर P इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi। पहला स्पेशल केस लेते हैं, इफ द सर्किट इज कंप्लीटली रेजिस्टिव, अगर सर्किट कंप्लीटली रेजिस्टिव हुआ तो उस केस में क्या होगा, अगर सर्किट कंप्लीटली रेजिस्टिव हुआ देन द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा 0 के बराबर। अगर phi की वैल्यू 0 हो जाती है, यहां रखे देखो, phi की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो पावर किसके बराबर आएगा, पावर इन द सर्किट इज ERMS मल्टीप्लाई RMS, ठीक है, IRMS। तो ये हमारे पास बन जाएगी पावर, कब, व्हेन द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है कैपेसिटिव सर्किट के लिए होते हैं, अगर सर्किट कैपेसिटिव हुआ तो उस केस में क्या होगा, इफ द सर्किट इज कैपेसिटिव देन द फेज डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू पाई बाय 2, 90 डिग्री रहेगा। कौन लीड कर रहा है वो मैं फिलहाल बात नहीं कर रहा हूं, बट इतना जरूर कह रहा हूं कि फेज डिफरेंस कितना होगा 90। अगर यहां 90 रखते हैं, cos 90 0 के बराबर होती है, तो पावर कितना होगा, पावर इज इक्वल टू 0। इट मींस द पावर डेसिपेटेड बाय द कैपेसिटर इन एन एसी सर्किट इज ऑलवेज 0। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 3 आता है भाई इंडक्टर। इंडक्टर के केस में फ्लक्स पाई जो है वो बनता है आपके पास पाई बाय 2, अगेन फ्लक्स इज पाई बाय 2। ठीक है, सॉरी फ्लक्स कह रहा हूं, दिस इज फेज डिफरेंस, अगेन द फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2। अगर फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है तो cos phi 90 डिग्री, cos 90 0 के बराबर होता है, तो पावर यहां पर भी कितना आएगा, 0 के बराबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इन प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट देयर विल बी नो पावर ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट। ठीक है, कोई पावर ड्रॉप नहीं होगी। उसके बाद नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं सीरीज LCR की, अगर सीरीज LCR सर्किट हमारे पास होता है उस केस में देयर विल बी अ फेज डिफरेंस ऑफ 5, एक 5 का फेज डिफरेंस होगा। तो यही जो आपके पास फॉर्मूला बन रहा था, दैट पावर इज इक्वल टू ERMS into IRMS into cos phi, ये आपके पास बन जाएगा सीरीज LCR सर्किट के लिए, where this cos phi is called power factor। क्या नाम देंगे इसे, पावर फैक्टर का नाम दे देंगे। ठीक है, cos phi क्या कहलाएगा भाई, cos phi is power factor। ठीक है, और पावर फैक्टर की यहां से स्टेटमेंट बनाना चाहो तो आप बना भी सकते हो, दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द पावर एंड दिस इज द वर्चुअल वैल्यू ऑफ द पावर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पावर फैक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द वर्चुअल पावर, क्योंकि आरएमएस का दूसरा नाम होता है भाई वर्चुअल, होता है ना, तो ये बन गई आपके पास वर्चुअल पावर और ये बन जाएगा आपके पास ट्रू पावर। तो ट्रू पावर डिवाइड बाय वर्चुअल पावर इज इक्वल टू cos phi, cos phi इज द पावर फैक्टर। ओके,
Any doubt in this article? No doubt? Okay, now let's move to the next topic. Okay, so our next topic is this, average power associated with a resistance. कि resistance अगर सिर्फ सर्किट के अंदर कनेक्ट हो रहा है तो उसमें एवरेज पावर कितनी होगी। अभी स्पेशल केस में हमने बताया था एवरेज पावर मस्ट बी इक्वल टू आई आरएमएस इनटू ई आरएमएस, ठीक है, या फिर वोल्टेज की टर्म में भी कह सकते हो वी आरएमएस, राइट। चलो तो कंसीडर करते हैं कि लेट अस कंसीडर कोई एसी सर्किट हमारे पास है और इस एसी सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट हो रहा है, राइट। एज वी नो दैट कि सर्किट इज ओनली रेजिस्टिव सर्किट, अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है देन देयर विल बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। दैट्स व्हाई अगर मैं ईएमएफ ये लेता हूं E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट किसके बराबर होगा, करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, इसके बराबर हमें मिल जाएगा, ठीक है, राइट। द लेट अस कंसीडर फॉर ए स्मॉल टाइम dt, एक थोड़ा सा टाइम dt चेंज करते हैं, राइट, स्मॉल टाइम dt द वर्क डन इन द एसी सर्किट इज, स्मॉल टाइम dt के लिए वर्क डन कितना होगा, तो हम कहते हैं फॉर द स्मॉल टाइम dt द स्मॉल वर्क डन dw मस्ट बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, दिस पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ दीस टू, ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगा, पावर मिलेगा। तो हम ये कहते हैं कि स्मॉल वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू दिस E नॉट I नॉट साइन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसके बराबर हमें मिलेगा। साथ में इनटू क्या कर देते हैं, dt कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास स्मॉल वर्क डन फॉर द टाइम dt, राइट। एक स्मॉल टाइम dt के लिए करंट और वोल्टेज दोनों वैल्यू चेंज हो ही रही है, तो स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, दैट वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू दिस, इसके बराबर हमें मिल जाएगा। दिस स्मॉल वर्क डन dw is equal to E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, दैट इज 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 और इनटू dt। दिस इज द स्मॉल वर्क डन फॉर द टाइम dt। इफ यू वांट टू फाइंड द वर्क डन फॉर द कंप्लीट टाइम पीरियड t, तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द कंप्लीट टाइम पीरियड t। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन हमने कर दिया dw is equal to integration of E naught I naught 1 minus cos 2 omega t divided by 2 and into dt, where time is changes from 0 to t, ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि कंप्लीट टाइम t के लिए हम इसको फाइंड आउट करें, तो आपके पास आ जाएगा फॉर द कंप्लीट टाइम t दिस वर्क डन इज इक्वल टू दिस। इंटीग्रेशन वर्क डन किया तो w आपके पास आ गया, दैट इज कंप्लीट वर्क डन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड t। ये E नोट कांस्टेंट है, I नोट कांस्टेंट है, डिवाइड में 2, ये वाला ये भी बाहर लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन किया, 1 का इंटीग्रेशन ये अगर आपके पास t, इसकी लिमिट आपके पास है 0 टू t, ये माइनस का साइन, cos का इंटीग्रेशन अब करते हैं, तो cos का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो cos का इंटीग्रेशन आता है भाई sin ओमेगा, sin cos का इंटीग्रेशन आ गया sin 2 ओमेगा t एंगल का करो डिफरेंशिएशन और उसे कर दो डिवाइड, ये आ जाएगा 2 ओमेगा, ठीक है, 0 से लेके t तक, राइट। एनी डाउट क्लियर, यहां तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो। वेरी गुड, ओके, नो डाउट, तो यहां तक हमारे पास आ गया, ठीक है। नाउ द वर्क डन इज, वर्क डन किसके बराबर हो, अब देखो लिमिट हम पुट अप कर रहे हैं, लिमिट पुट कर रहे हैं, तो अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट, ये तो कंप्लीट t बन जाएगा, या जाएगा आपके पास E नॉट I नॉट डिवाइड बाय 2, ये तो बना आपके पास t माइनस ऑफ साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 ओमेगा तो कांस्टेंट है, इसको तो रहने दो एज इट इज, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 ओमेगा, हियर इज साइन 2 ओमेगा t, ठीक है, एंड लोअर लिमिट माइनस साइन 0, ठीक है यार, ठीक है यहां तक, वेरी गुड। ओमेगा t इज 2 पाई, है ना, ओमेगा t किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर है, एज वी नो दैट कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय t, ओमेगा इनटू t करोगे तो क्या बनेगा 2 पाई, तो इस ओमेगा की जगह 2 पाई रख देंगे, 2 पाई रखेंगे तो ये बन जाएगा 4 पाई, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है वो भी 0, इट मींस ये ब्रैकेट कंप्लीटली क्या आई 0, यहाँ पे भी 0, सिर्फ क्या बचा t बचा है, तो आपके पास पावर आ जाएगी
दैट वर्क डन आ जाएगा आपके पास कि कंप्लीट वर्क डन दिस इज इक्वल टू E नॉट I नॉट डिवाइड बाय 2 इनटू दिस इज द कंप्लीट वर्क डन फॉर ए साइकिल। ठीक है, एक साइकिल के लिए इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, राइट। नाउ द एवरेज पावर फॉर दैट साइकिल, उस साइकिल के लिए एवरेज पावर कितनी होगी? एवरेज पावर फाइंड आउट करने के लिए इसको थोड़ा सा रब कर रहे हैं, ये रजत है वो याद रखेंगे लास्ट। द एवरेज पावर ऑफ दिस एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब टोटल वर्क डन कितना आया? ये आया था, डिवाइड बाय क्या करना है? टाइम। तो क्या आ जाएगा आपके पास? एवरेज पावर आ जाएगी। This average power is equal to total work done is this value रखो E नॉट I नॉट डिवाइड बाय 2 into T, और डिवाइड में क्या करना है? ये वाला T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा। एवरेज पावर किसके बराबर आ जाएगी? द एवरेज पावर इज E नॉट into I नॉट डिवाइड बाय 2, E नॉट I नॉट डिवाइड बाय 2, this will be equal to ERMS E नॉट डिवाइड बाय √2 I नॉट डिवाइड बाय √2। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ डाउट है भाई कि आपने √2 क्यों कर दिया, ये किस तरीके से हुआ, ये अलग अलग कैसे होगा? तो देखो ये √2 प्रोडक्ट करोगे तो 2 ही बनेगा। ठीक है, बट E नॉट डिवाइड बाय √2 इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है, ये किसके बराबर होगा? दिस मस्ट बी इक्वल टू द ERMS, और ये किसके बराबर होगा? ये IRMS के बराबर होगा। Hence the average power associated with the resistance only is equal to किसके बराबर? ERMS into IRMS। तो ये आ जाता है भाई हमारे पास एवरेज पावर when only resistance is connected to a AC source। Okay, any doubt? Okay, no doubt। So let's move the next topic। अब अपने next topic की तरफ चलते हैं। Now next is the power associated with an inductor। किसी इंडक्टर से पावर किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इससे पहले जो आर्टिकल किया था उसमें हमने देखा कि एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर इज 0, और कैपेसिटर में भी क्या होती है? 0 के बराबर। कैसे होती है उसका प्रूफ ये है। ठीक है, उसका प्रूफ हम करें तो लेट अस कंसीडर, हमने कहते हैं कि एन इंडक्टर इज कनेक्टेड विद द अल्टरनेटिंग सोर्स हुज EMF की वैल्यू दे दी E इज इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा t। This is the value of alternating EMF when an inductor is connected with the AC source। ठीक है, अब इंडक्टर अगर हमारे पास है तो there will be phase difference of 90 डिग्री, है ना? phase difference कितना होगा? 90 डिग्री का। and in case of inductor which one lead? EMF is lead। EMF lead करेगा तो करंट क्या होगा? lags behind with the phase difference of pi/2। तो इसको हम ये कहते हैं कि करंट I is equal to I नॉट sin ओमेगा t minus pi/2 कह सकते हैं ना, राइट? ये कह दिया हमने। ठीक है, करंट को हमने ये कह दिया, राइट? सो जो करंट हमारे पास आया, करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन pi/2 माइनस ऑफ ओमेगा t। एंगल में से माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब जो नेगेटिव साइन है वो यहां आ जाएगा यहां, इसीलिए मैं इस नेगेटिव साइन को यहां लिखा। ठीक है, एंगल से नेगेटिव बाहर लिया था, वो नेगेटिव आपके पास ये आ रहा है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, तो इसी को मैं लिख दूं इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ I नॉट कोस ओमेगा t। इसके बराबर हमें मिलेगा करंट ये हो गया, EMF ये हो गया। ठीक है, नाउ फाइंड द स्मॉल वर्क डन फॉर द स्मॉल टाइम d। थोड़े से टाइम dt के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन हम निकाल लेते हैं। द स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू पावर इनटू dt। इसके बराबर पावर किसके बराबर होगा? द प्रोडक्ट ऑफ E एंड I। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, पावर हमें मिल जाएगा। ये आ जाएगा भी आपके पास E नॉट इंटू I नॉट, ये यहां से साइन ओमेगा t और यहां से कोस ओमेगा t और इंटू में dt अलोंग विद ए नेगेटिव साइन, माइनस साइन साथ में रहेगा। ये क्या है? dw। ठीक है, स्मॉल वर्क डन आ गया हमारे पास। नाउ कंप्लीट वर्क डन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ। कंप्लीट वर्क डन फॉर द कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन के लिए निकालते हैं। 1 रिवॉल्यूशन यानी कि टाइम पीरियड t के लिए। जब इसे इंटीग्रेशन करेंगे फॉर द टाइम पीरियड t, उससे पहले हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं।
जो मल्टीप्लाई किया वो आपके पास देखो एक फॉर्मूला बन गया 2 cos A 2 sin A cos B, ठीक है। sin 2A भी बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2 sin थीटा cos थीटा, सॉरी 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है, इसको हम sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E नॉट I नॉट डिवाइड बाय 2, this is sin 2 omega t into dt and time period changes from 0 to complete, okay, very good। यहां तक हो गया सब कुछ, चलो बहुत अच्छा। along with the negative sign, तो नेगेटिव साइन साथ में है, ये नेगेटिव साइन हमने यहां लगा रखा है। ये आ जाएगा कंप्लीट वर्क डन w, E नॉट कांस्टेंट है, I नॉट कांस्टेंट है, डिवाइड बाय 2 कांस्टेंट है। साइन का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो ये बनेगा आपके पास cos, क्या बन जाएगा cos 2 ओमेगा t। साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos होता है भाई, इसलिए ये नेगेटिव ये, और इंटीग्रेशन साइन की वजह से एक नेगेटिव और आएगा, दोनों नेगेटिव मिलके प्लस हो जाएंगे, छोड़ दिया मैंने नेगेटिव को, cos 2 ओमेगा t बन जाएगा एंड डिवाइड बाय 2 ओमेगा, ठीक है। कॉमन ये इसका एंगल का भी तो डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करना है, तो 2 ओमेगा में यहां लिख देता हूं 2 ओमेगा, ये बच गया आपके पास लिमिट 0 टू t। नाउ पुट द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट रखोगे ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास वर्क डन w इज इक्वल टू cos 2 ओमेगा t, ये कैपिटल T बन जाएगा, एंड ओमेगा t इज 2 पाई। अभी पता है देखो ये t यहां पर आएगा तो ओमेगा इनटू कैपिटल T बनेगा, एंड ओमेगा इनटू कैपिटल T इज 2 पाई, और 2 ये रहा, क्या बन जाएगा cos 4 पाई बन जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस ऑफ cos 0 बन जाएगा, और ये टर्म एज इट इज, दैट इज E नॉट I नॉट डिवाइड बाय 4 ओमेगा, राइट। दिस वैल्यू cos 4 पाई इज ऑलवेज प्लस 1, cos 0 ऑलवेज प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा वर्क डन w इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 1, and here is E naught I naught divided by 4 omega, 1 minus 1 0, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, दिस वर्क डन इज इक्वल टू 0, वर्क डन कितना आया 0 के बराबर हमारे पास आ गया, ठीक है। अगर वर्क डन ही 0 है फॉर ए कंप्लीट साइकिल तो पावर कितनी होनी है, वो भी 0 के बराबर, क्योंकि एज वी नो दैट एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, होता नहीं इसके बराबर। अब वर्क डन ये 0 के बराबर है तो पावर भी क्या हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर इज 0, ठीक है। ये तो था भाई इंडक्टर का केस। अगर कैपेसिटर का केस होता तो क्या होता, वो हम अभी करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं भाई, पावर एसोसिएटेड विद ए कैपेसिटर, ओके। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए।